बस्तर में जब भी माओवाद का जिक्र आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बस्तर में जवान जो है वो जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। ये बात भी सच है, लेकिन इसके बाद साथ ही साथ एक और भी बात है जिस पर कभी बातचीत नहीं होती। दरअसल बस्तर में एक और लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और दिक्कत इस बात की है कि ये लोग जान जोखिम में डालकर काम भी कर रहे हैं और इनके पास हथियार भी नहीं है, और हथियार तो छोड़िए, इन्हें समय पर इनके किए गए काम का भुगतान भी नहीं है। क्या पूरा मामला, क्यों ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में जब माओवादियों ने अंदरूनी इलाके के सारे स्कूलों को तोड़ दिया, तब फिर से दोबारा शिक्षा की अलग जगाने के लिए सरकार के द्वारा एक नई स्कीम चालू की गई, जिसमें स्थानीय युवाओं को, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, उन्हें शिक्षा दूत के तौर पर उनके आसपास के ही गांव में या उनके गांव में ही या पारे मोहल्ले में एक छोटे छोटे स्कूल झोपड़ी नुमा बनाकर वहां पर उन्हें नियुक्त किया गया। तनख्वाह के तौर पर उन्हें मानदेय 10,000 रुपये दिया जाता था, जो अब बढ़कर 13,000 रुपये हो गया। तो इस तरह से शिक्षा दूत की नियुक्तियाँ शुरू हुई। शिक्षा दूत की जब नियुक्तियाँ शुरू हुई तो इनके साथ एक दिक्कतें ये आई कि कभी इन शिक्षा दूतों पर माओवादी इनके ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, उन्हें मुखबिर होने का हवाला देकर उनकी हत्या करते हैं। अब तक 10 लोगों की हत्या की जा चुकी है। और कभी पुलिस इनसे पूछताछ करती है कि आपके गांव की क्या स्थिति है, माओवादियों की उपस्थिति के बारे में आपको क्या जानकारी। तो इन दोनों पार्टों के बीच में फंसे हुए हैं। हथियार इनके पास होते नहीं, नौकरी सरकारी कर रहे हैं, तनख्वाह टाइम से मिलती नहीं। इसी बीच एक घटना आपको याद हो, 27 तारीख को एक घटना हुई। इस वक्त मैं सिलगेर गाँव में हूँ। सिलगेर वही गाँव है जो कैंप खुलने के विरोध में, जब यहाँ 3 लोगों को पुलिस की गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर ग्रामीणों का एक आंदोलन चला उस कैंप के खिलाफ में। तो उस वजह से सिलगेर सुर्खियों में आया। तब मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा होता था सिलगेर। आते जाते मुझे बहुत याद है कि एक घर था, इस घर में मैं जब भी इस ओर गुजरता था, क्योंकि उसके ठीक बगल में ही आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ मुझसे लक्ष्मण की मुलाकात होती थी। लक्ष्मण एक शिक्षा दूत थे, और बहुत दुखद है कि आज मैं उस वक्त आया हूँ जब लक्ष्मण नहीं। दरअसल 27 तारीख की रात लगभग 7 बजे माओवादियों ने यहाँ घुसकर, उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सिलगेर का जो नया कैंप है वो लगा हुआ है, और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर वो मुकुर कैंप है ना, मुकुर का कैंप है, जिस कैंप के लिए पूरी कवायद हुई थी और ग्रामीणों का विरोध हुआ था। तो मैं उसी दुखद खबर को सुनकर मुझसे जब रहा नहीं गया, तो मुझे लगा कि उस गांव में फिर से जाना चाहिए। दरअसल मैं लक्ष्मण से और उनकी पत्नी से भी मुलाकात कर चुका हूं, तो आज मैं आया हूं उस दुखद घड़ी में। तो मैं उनकी पत्नी से मिला, और मुझे लगा कि अब जो बड़ा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उनसे जानते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, क्या चाहते हैं। क्योंकि अब इनको तो न्याय में आप क्या दे देंगे, जो भी दे देंगे तो भी पति लौट कर तो नहीं आएगा। फिर भी ये शांति नाम है आपका, शांति है, लक्ष्मण की पत्नी है। तो अब बहुत कम उम्र में माओवादियों ने इन्हें विधवा कर दिया और इनके जीवन साथी को छीन लिया। और सबसे दुखद ये है कि ये सारी घटना इनके सामने हुई है। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, शांति कैसे हुआ उस दिन, कहाँ, पूरा थोड़ा सा बताओ ना, घटना कैसे हुआ। सर उस दिन कुछ कार्यक्रम था क्या घर में? सर बाबू बहुत रो रहा था। हाँ। तो दिन में देव उठाए थे तो नहीं उठ पाया देव वाला, बहुत रो रहा था। तो मैं जब बोली बाबू बहुत रोता है, थोड़ा कुछ कराएंगे, बोलने से ठीक है मैं देव वाले को लेके आता हूँ। तो लेके आए, वो भी अपने ही भैया थे। तो दिन में खाना वाना 12 बजे तक खा लिए, उसके बाद थोड़ी देर आराम किए। आराम करने के बाद देव बिठाए। देव बिठाने के बाद चलो अभी इसको छोड़ देता हूँ, बोले धुरंधर बाकी थे तो छोड़ दूंगा, थोड़ा जल्दी जी थोड़ा खाना वाना जल्दी बना देना, बोलने से मैं खाना सब्जी पूरा बना दी। बनाने के बाद चलो फिर बाबू रो रहा था, तो मैं बोली चलो आप लोग निकाल के खा लो, बाबू रो रहा है तो मैं उनको सुला देती हूँ। तो मैं अंदर चले गई, तो दोनों ना वड्डे और ना मेरे पति बैठ के खाना खाने ही वाले थे, खाना ला के बैठे थे। कहाँ पे? यही पास बैठे थे, वड्डे ये पास काट में ही बैठे थे, और मेरे पति नीचे जहाँ कुर्सी है वहाँ पे मेरे पति बैठे थे।
तो मैं तो अंदर थी सर, मम्मी वो पास बैठे थे, उधर पीछे करके इधर सामने करके मम्मी बैठे थे। मम्मी को भी बोले चलो साथ में खाना खाएंगे, तो मम्मी बोले कि आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो फिर मम्मी वहीं बैठ गए, फिर मेरे पति वहीं बैठे, ये वहाँ पे बड़े बैठे। फिर इधर से कुछ लोग आए, 8 या 10-12 की संख्या में इधर पीछे से आए, फिर यही से मारते मारते ले गए। आप कहाँ थे उस समय? मैं अंदर में थी, बहुत चिल्ला रहे थे, तो हुई हाय हो रहे थे। तो मेरे को लगा पागल कुत्ता आया होगा इसीलिए इतना चिल्ला रहे हैं, तो मैं नहीं निकली अंदर से। उसके बाद जो वड्डे है ना, वो क्यों मार रहे हो, ऐसा ना कहा कि ऐसे क्यों मारे बोल के, जब वो पकड़ने गए ना तो उनको भी मारे, उनको भी एक डंडा लगा और टंगिया दिखाए, तो वो चला गया, भाग गया उसके पास में। उसके बाद ना ज़्यादा आवाज़ आया ना, मैं बाहर निकाल के देखती हूँ। जब मैं बाहर निकाल के देखी ना तो मेरे आदमी थे, तो मत मारो मत मारो, यहाँ से जाके वहाँ गिरा दिए। ये मोटरसाइकिल पर? जी 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 हाँ। मोटरसाइकिल जहाँ है वहीं गिरा दिए। हाँ। उसके बाद मत मारो बोल रही थी, और ऊपर लेट गई मैं। अब उनके लक्ष्मण के? जी जी उनके ऊपर लेटी ना, तो मेरे को यहाँ पे डंडा लगा और ऐसे आत्मन में भी मारे, और बाल पकड़ के खींच के ये पास ला के फेंक दिए। हाँ। तो फिर मैं उठ के वो पास पहुंची ना, तो दोनों पैर मन को पकड़ के यहाँ ला के फेंक दिए, और बहुत मारे हाथ से। आत्मन में मारने के बाद फिर मैं उठ के ये पास पहुंची, तब तक के टंगिया से 3 बार इधर ऐसे पूरा मार दी, इधर से ऐसे पेचा होते तक 3 बार मारे टंगिया से। जी टंगिया से मारे। मैं उठ के जाते तक के जान चला गया, और उन लोग यही रास्ता निकल गए। कुछ नहीं कर पाई सर, आसपास वाले को सबको तो भगा दिए थे, कोई नहीं थे, कोई नहीं आ पाया? कोई नहीं आ पाया सर। जो आने की और आवाज़ सुन के जो आना चाह रहे थे, उनको तो आधा रास्ता से वहीं से भगा दिए, तो कोई नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ? फिर फोर्स को कब पता चला? फोर्स कब आई? जी मैं कॉल की थी सर कि सर मेरे यहाँ ऐसे ऐसे घटना हुआ। कहाँ पे की थी? कैंप में से। अच्छा, कैंप में आपके पास नंबर था? जी 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 हाँ। सर का नंबर था, तो मैं कॉल की। हाँ, तो क्या बोले फोर्स वाले? ठीक है, फोर्स आएगा, मतलब मैं नहीं की, एक मेरा भतीजा है वो कॉल किए थे। हाँ। तो ठीक है बुआ, डेड बॉडी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, इसलिए नहीं उठा रहे थे, पहले नहीं उठाएंगे बोल के। तो फिर मेरे भतीजा बोले कि नहीं उठाने बोल रहे हैं बुआ, कुछ देर रहने दो, फोर्स निकली है पहुँचेगी। तो फिर हम लोग फोर्स का वेट किए। 8 बज गया, ऐसी बारिश हो रहा था, तो पूरा डेड बॉडी भीग रहा है, तो उठा लेते हैं, नहीं आएंगे बोली। तो उसके बाद फिर 8 बजे तक के बोले कि नहीं पहुंच पाएंगे, चारों तरफ पुलिस है, इधर से नुपुर वाले इधर गिरे हैं, इधर से एक वाले गिरे हैं, चारों तरफ पुलिस है, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। चारों तरफ घेरे हैं? जी जी लेकिन आ नहीं रहे हैं? नहीं आए थे। हाँ। ऐसे मेरे भतीजा बोला, ऐसे बोले बुआ नहीं आ पाएंगे, पुलिस चारों तरफ से है सुरक्षा के लिए, आपके पास यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, कल सवेरे आएंगे। बोले से ठीक है बोली मैं। फिर डेड बॉडी उठा के लाए रखे। उसके बाद सवेरे 8 बजे पुलिस पहुँच गई। सुबह 8 बजे पहुँची? जी सवेरे 8 बजे पहुँची। फिर उसके बाद जो भी है पूछताछ किए, फिर पीएम के लिए दोरनापाल लेके गए। तो उसके बाद फिर अभी कोई सरकारी आदमी आया आपके घर मिलने? सर कल आए थे। कौन? पुलिस वाले ही आए थे, सिविल में आए थे, तो पूछ रहे थे कि क्या है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो मैं पूछी आप लोग कौन हो, बोले से कल ने परसों ने पहचाने क्या, हम ही लोग आए थे बोले। तो फिर मैं अच्छे से देखी, उन्हीं लोग से पूछताछ करके फिर चले गए। अभी आपको फिर थाना बुला रहे हैं? बोलिए। वो इधर से आए थे कल, आज टर्रेन थाना, उनका थाना जो खत्म हो गया, मेरे पति उनका थाना टर्रेन पड़ता है, तो अभी इधर बुला रहे हैं। तो आप बताए नहीं कि अभी घर में कौन कौन है आदमी आपके यहाँ? कोई नहीं है सर, मम्मी है, बहन है, मैं। बस 3 ही लोग हैं? तो आप बताए नहीं कि हम लोग 3 औरत ही हैं आप लोग? सर मेरे को 3 दिन से बुला रहे हैं, तो मैं बोली मेरे घर में ऐसा हुआ है, तो मैं कैसे आऊँगी, तो बहुत अंदर गाँव है मेरा ससुराल, तो नाला नदी नाला है, मैं नहीं आ पाऊँगी, और घर में ऐसे हुआ है, छोटा बाबू है, और इतना दूर से मैं पैदल नहीं आ सकती, ताकत भी नहीं है आने के लिए, छोटा बच्चा है 3 महीना का,
मैं उनको पकड़ के नहीं आऊँगी सर, तो रविवार को आऊँगी। तो बोले कि रविवार को मत आओ, सीधा सोमवार के आ जाओ। तो फिर आज बुला रहे थे सवेरे से, तो जल्दी आओ। तो मैं बोली इतना बारिश हो रहा था, जब भी तो बारिश हो रहा था, तो मैं बोली बारिश हो रहा है सर, बाबू है, मैं भिगा के कैसे लाऊंगी, एक तो बस सुविधा नहीं है, छोड़ने वाले नहीं, छोड़ने वाले होंगे भी तो कौन छोड़ देगा, छोटा बाबू है। तो मैं नहीं आ पाऊंगी सर, देखती हूँ बारिश कम होने से आऊँगी। अभी बारिश थोड़ा कम हो गया था, तो धूप निकला था, तो चलो किसी को बोलती हूँ बाइक चलाने वाले को, तो कैंप तक छोड़ देंगे। ये लक्ष्मण के छोटे भाई को भी मारे हैं बता रहे थे। कौन मारा था उनको? भी अंदर वाले मारे नकली? कब मारे? ये जनवरी में मारे सर। यही जनवरी में? कहाँ पे? गांव में ही मारे सर, पेगड़ा पल्ली में। अच्छा, और पिताजी भी खत्म हो गए ना लक्ष्मण? वो कैसे खत्म हुए थे? वो ऐसी बीमारी से ही खत्म हो गए। अच्छा, वो बीमारी से खत्म हुए, लेकिन छोटे भाई को नकली मारे थे। अभी लेकिन ये नक्सली लोग पर्चा वर्चा फेंके कुछ इसको लेकिन? नहीं फेंके सर, नहीं फेंके। तो कंफर्म है उन्हीं लोग मारे कि कोई और दुश्मनी है ऐसा कुछ? नहीं बोल सकती सर मैं इसके बारे में। लेकिन आजकल ये 10 शिक्षा दूत को मार दिए अभी तक है। कल भी एक तोड़गा में मारे ना सर, वहाँ उनकी पर्चा है, पर्चा है उनके पास। कल वाले में? कल वाले में है पर्चा? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ। उसको किडनैप करके ले गए थे बता रहे हैं सर। तो अभी तो अब आप लोग यहाँ सिर्फ 3 औरत लोग ही हो, तो डर नहीं लग रहा है यहाँ पे रहने में? लग रहा है सर, उतना दिन तो मेहमान थे, तो हम लोग को उतना याद वगैरह नहीं आया, और यहाँ रहने में भी उतना डर उर भी उतना होने लगा। अभी तो आप चले गए, सब लोग चले गए, तो हम लोग 3 ही लोग हैं, तो रहने का मन नहीं कर रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं या नहीं रहेंगे। बार बार याद आ रहा है हमारे आंखों के सामने, और हुआ नहीं से, और एकदम पूरा लथपथ खून से भरा हुआ। तो बार रात भर पूरा देखे हो गए? हाँ, पूरा खून से। वो फोटो भी मैं आपका देखा था, वो लक्ष्मण का डेड बॉडी पड़ा, आप उसके ऊपर लेटी थी। तो दूसरा आप क्या करती हो? मैं शिक्षा देती हूँ। आप भी शिक्षा देती हो? तो मैं अभी बता रहे थे कि आप लोगों को तनख्वाह भी टाइम से नहीं मिल रहा है? टाइम से नहीं मिलता है, साल में 2 बार मिलता है, जैसे 6 महीना का या 4 महीना का, कभी 5 महीना का पैसे डलता है। तो अभी मिला तनख्वाह? अभी नहीं मिला सर, मार्च के आसपास मिला, उसके बाद तो मिला नहीं। उसके बाद से दोनों को नहीं मिला होगा है? तो ये तो बहुत दिक्कत। अब कैसे, मतलब 2 बच्चे हैं आपके? जी सर। हैं? अब कैसे करोगे? क्या चाहते हो? कुछ सरकार से कुछ? जी, सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए बच्चे को पालने के लिए, और कुछ छोटा मोटा जॉब दिलाने से ठीक रहता है सर। ये वाला नौकरी तो कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं सर, कभी भी निकाल के भेज सकते हैं ऐसे, तो कोई गारंटी नहीं है ना इसका? जी, रेगुलर नहीं है ना। अच्छा, आप शिक्षा दूत हो, तो क्या परेशानी होता है? ये जो नक्सली बोल रहे हैं कि शिक्षा दूत मुखबिरी कर रहे हैं, तो ऐसा दिक्कत है क्या? पुलिस भी पूछताछ करती होगी आप लोग से? अब पता नहीं सर, हम लोग से क्या दुश्मनी है, हम तो किसी से मिलते नहीं है, कुछ नहीं। अपना काम है बच्चे को गांव में लोगों को सेवा देना, हमारा काम है शिक्षा का मैसेज पहुंचाना, शिक्षित गांव को शिक्षित करना। हम चाहते हैं कि जो हम अपने भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम अपने आदिवासी बच्चे को हम लोग अपने शब्दों में, अपने बोली में, कि इस बच्चा को, ये बच्चा कमज़ोर है, तो इस बच्चा को हम लोग अपने शब्दों में कमज़ोर बच्चा को कैसे आगे बढ़ाए और इसको कैसे पढ़ना सिखाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं सर। तो यही सोच के हम लोग, इतने लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग गाँव में रह के सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कभी लक्ष्मण का किसी से दुश्मनी भी नहीं था ना? नहीं था सर, यहीं रहते थे यार। जी। तो ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि मतलब इन लोग जबरदस्ती मार दिए क्या है, गलती बिना जानकारी के? जी सर, बिना जानकारी के ही मार दिए लग रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ भी नहीं था सर।
आपका क्या नाम है? हाँ? आपका क्या नाम है? उमीसा। आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी कार्य आंगनबाड़ी। उस दिन कहाँ थी आप जब? दोरना पर। फिर कब आई आप? दूसरे दिन आई 27 तारीख को, दूसरे दिन सुबह आई थी। यहाँ कितने बजे पहुँची थी? 7:30। 7:30। जब आप आई तो फोर्स आ गई थी? नहीं आई थी? नहीं आई। आप दोरनापाल से यहाँ आ गई लेकिन फोर्स नहीं आ पाई थी? नहीं। अच्छा। क्या लग रहा है आपके जीजा को, मतलब ये क्या लोग बोल रहे हैं कि माओवादियों ने नहीं मारा है, वही मारे होंगे कंफर्म? अभी तक पर्चा वर्चा नहीं आया तो ये नहीं पता सर। तो अभी आप लोग 3 ही लोग हो तो डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है सर, नींद भी नहीं आता सर रात को। तो ये लक्ष्मण के घर में आया हूँ मैं, और जिनकी हत्या कर दी गई माओवादियों के द्वारा। अभी तक तो इसे माओवादी हत्या ही मानी जा रही है। और आप देखिए 2-3 चीज़, इनकी पत्नी भी शिक्षा दूत हैं। अब यहाँ से सिलगेर कैंप है, लगभग आधा किलोमीटर होगा सिलगेर कैंप है, और मुकुर कैंप 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। इधर 2 किलोमीटर में मुकुर कैंप है, आधा किलोमीटर में सिलगेर कैंप है। रात को 7 बजे माओवादी आते हैं, घर को घेरते हैं और बहुत आराम से पूरे गांव वालों को भगा के हत्या करते हैं निर्ममता से, और उसके बाद चले जाते हैं। फोर्स को जब सूचना दी जा रही है तो बताया जा रहा है कि फोर्स सुबह 8 बजे पहुंच रही है, जबकि जो लक्ष्मण की साली है वो दोरनापाल से सुबह 7:30 बजे पहुंच जाती है। और शिक्षा दूतों की ये स्थिति है कि जब वो अंदरूनी इलाकों में पढ़ाते हैं तो उन इलाकों में अभी भी माओवादियों की पैठ तो है, तो उनके जहन में कुछ जानकारियाँ रहती हैं उनके संज्ञान में। जब वो मुख्यालय जाते हैं तो उनसे भी कई तरह से पूछताछ होती है, कई बार कैमरे के सामने मना नहीं बोलते शिक्षा दूत। और जब पुलिस उनसे मिलती जुलती है तो माओवादियों को ये लगता है कि ये पुलिस के मुखबिरी कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते ये तो जांच का विषय है। और उसके बाद में इस तरह से शिक्षा दूतों की हत्या की जा रही है। 10 शिक्षा दूत, अभी शिक्षा दूतों के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी तो बता रहे हैं कि 10 शिक्षा दूतों की हत्या अब तक माओवादी कर चुके हैं, और सब पर एक ही आरोप कि माओवादियों के खिलाफ मुखबिरी की जा रही है। बहुत ही निर्ममता से लक्ष्मण की हत्या की गई। आप सोचिए वो क्या स्थिति रही होगी कि एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या घर के चौखट पे हो रही थी। वो मोटरसाइकिल लक्ष्मण की है जहाँ पे उसकी हत्या की गई, और वो कुछ नहीं कर पाई, लड़ी, आखिरी तक लड़ी, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। 30 साल की छोटी सी उम्र है अभी, और इतना बड़ा दर्द दे के चला गया उसको माओवाद, और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, सरकार अभी चाहती है कि सरकार कुछ ऐसा करे कि कम से कम अपने 2 बच्चों को पाल पाएँ, क्योंकि जो शिक्षा दूत की नौकरी कर रही हैं उसकी तनख्वाह का तो भगवान ही मालिक है, साल में 2 बार मिलता है। तो ये स्थिति है। और लक्ष्मण से मेरा बहुत निजी संपर्क था, इसलिए मैं सिलगेर आया हूँ कि मैं लक्ष्मण के घर पहुँचूँ और मिलूँ कम से कम उनकी पत्नी से और सुनूँ वो सारी चीज़ें। और मैं कोशिश करूँगा इसमें कि लक्ष्मण को कुछ ऐसा मुआवजा दिया जाए कि उनकी पत्नी को कम से कम वो अपने बच्चों को पाल सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। और आप भी इसमें मदद कीजिएगा, थोड़ा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि सब तक पहुँचे। मैं भी जो जिम्मेदार मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछूंगा। बाकी शिक्षा दूतों के लिए भी हमको सवाल करना पड़ेगा। सोचिए ना, उस इलाके में शिक्षा दूत काम कर रहे हैं जिस इलाके में शिक्षा का अंधियार हो चुका है, वहाँ एक उम्मीद की रोशनी की किरण बनती है। उनके साथ अगर इस तरह से माओवादी कर रहे हैं और हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे इस बात को दावा कर सकते हैं कि 31 मार्च को हम खत्म कर देंगे माओवाद? क्योंकि 2 कैंप में 2.5 किलोमीटर के बीच में माओवादी आकर इतनी आसानी से घटनाओं को अंजाम देकर चले जा रहे हैं। तो आप सोचिए अभी भी क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें थी, तस्वीरें। मुझे लगा लक्ष्मण के घर जाना बहुत ज़रूरी है, जाना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और सारी घटना के साथ उस बात को भी रखना जरूरी है, इसलिए वीडियो को मैं तैयार किया। उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक काफ़ी जगह इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।